इन्वेस्टमेंट टिप्स दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम रिसेशन के टाइम पे अपने स्टॉक्स को ऐसी स्टॉक्स खरीदें कि जिससे कि हमें फ्यूचर में बहुत फ़ायदा हो। देखो रिसेशन में मेरा स्टॉक का जो तरीका है खरीदने का वो है कि जब भी बुरा टाइम आता है तो मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ, और जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो कम कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट प्राइजी हो जाती है। अब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं रिसेशन के। यूरोपियन यूनियन की ले लो, यूएस का ले लो, हर जगह जितने भी फेड हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहती है नाउ पीपल शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द वर्स्ट टाइम। तो आज अब मैं आपसे थोड़ी सी स्टॉक टिप्स भी डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि एक स्टॉक है कजारिया सिरेमिक्स, उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि ये कजारिया सिरेमिक्स पे क्यों पैसे लगाने चाहिए। ये एक मिड कैप स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है, प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स काफ़ी अच्छी हैं और इसके जो प्रोमोटर्स हैं बहुत प्रॉमिसिंग है। कैश फ्लोज अच्छे हैं कंपनी में, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, एसेट टर्नओवर्स अच्छे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर्स अच्छी हैं, जल्दी जल्दी बहुत माल बेचती है कंपनी, ये खुद भी बनाती है और लोगों से भी लेती है। तो कजारिया सिरेमिक्स अपनी इंडस्ट्री में सबसे टॉप कंपनी है। सेकंड कंपनी अगर इसके टक्कर की कंपनी बोलोगे तो वो है सेरा सैनिटरी वेयर, जो कि इसके टक्कर की कंपनी नहीं है, इसका मार्केट कैप आधा भी नहीं है कजारिया सिरेमिक्स पे, बट ये भी एक अच्छी कंपनीज है। तो मैं इस अपनी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि हम क्यों ऐसे मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मिड कैप स्टॉक है इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, जेपी मॉर्गन का फंड ने भी इसको इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और मिड कैप जितने भी इंडिया में फंड्स हैं उसमें कजारिया सिरेमिक्स की जो है अच्छी, मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि जब भी हम स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं तो हमें ना कुछ ध्यान रखना चाहिए रिस्क का। रिस्क को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं फाइनेंस की भाषा में। रिस्क जितना ज़्यादा होगा, कहते हैं फाइनेंस में, रिटर्न भी उतना ज़्यादा होगा, बट डिपेंडिंग ऑन योर एज फैक्टर रिस्क की जो डेफिनेशन है वो चेंज भी हो सकती है। देखो आई एम जस्ट 30, तो मैं रिस्क बहुत ज़्यादा लेता हूँ और मुझे रिटर्न्स भी बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 6-7% का इन्फ्लेशन है इंडिया में। अगर आप 12-13% पैसा नहीं कमाओगे तो आपका रिटर्न्स ऑप्टिमम नहीं होंगे, बिकॉज आई हैव सम इन्वेस्टमेंट गोल्स। मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली व्हेन आई विल बी टर्निंग टू 40-45 आई विल बी नीडिंग लॉट ऑफ लिक्विडिटी। और मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ कि 6 महीने की जो सैलरी होती है ना, वो हर बंदे को लिक्विड रखनी चाहिए। एंड आई हैव सीन दोज पीपल दैट who are saving like 6 months of salary, they are always happy, क्योंकि उनको पता होता है अगर जॉब चली भी जाएगी ना तो हम इस पैसे से सर्वाइव करके बुरा टाइम निकाल सकते हैं। तो लो रिस्क स्टॉक्स क्या होते हैं? लो रिस्क स्टॉक्स होते हैं जो हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, जिन स्टॉक्स में हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो कम पैसे लगा के ज़्यादा का माल बेचते हैं इन शॉर्ट। और इन कंपनीज में जो उधारी होती है, जिसको हम फाइनेंस में डेट कहते हैं, और डेट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। डेट क्या होता है? जो लोन बैंक से बोरो किया जाता है। जैसे इंडिया में कंपनीज काफ़ी डिपेंडेंट है बैंक्स पे लोन लेने के लिए, बट जो यूएस यूरोप की जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रैदर देन गोइंग टू बैंक्स, वो पैसा बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट डेट इशू करके ही ले लेते हैं। और हाई टर्नओवर रेशो, तो हाई टर्नओवर रेशो ये होता है कि इन्वेंट्री का जो यूटिलाइजेशन है कंपनी में, जो कम रिस्क की कंपनीज होती हैं वो जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से इन्वेंट्री को यूटिलाइज करती हैं, मतलब इन्वेंट्रीज को जल्दी जल्दी बनाती हैं और जल्दी जल्दी बेचती हैं। हाई रिस्क स्टॉक्स वो होते हैं जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा उधारी है। जो डेट टू इक्विटी रेशियोज हैं वो टाटा कम्युनिकेशंस की सारी कम्युनिकेशन कंपनीज में से सबसे ज़्यादा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत ब्लीक हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम होने पे कंपनी का जो सर्वाइवल होता है वो बहुत कम होता है फ्यूचर में। बट एज यू ऑल नो कि टाटा की जितनी भी कंपनीज होती हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, टीसीएस जैसी, वो सस्ती जो कंपनीज अच्छा नहीं कर रही होती है उनको सपोर्ट करती हैं। और इसका जो एसेट टर्नओवर रेशियोज है वो भी बहुत कम है। मतलब एसेट टर्नओवर रेशियो ये होता है कि
जो कंपनी अपने एसेट्स का यूटिलाइज कर रही है वो अच्छी तरीके से नहीं कर रही। जैसे 100 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास, तो वो क्या 100 करोड़ के एसेट से इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है? और हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स क्या हो सकता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कल मैंने 5 स्टॉक्स में, ये जो 5 स्टॉक्स हैं इनमें पैसे लगाए थे, 2 गिर गए और 3 बढ़ गए। अगर आप मोटा माटा ये लेके चलते हो, मेरे को यहाँ 25% का रिटर्न मिला, ठीक है, और मेरा नुकसान कितना हुआ, 7% का। तो मैंने इतने पैसे कमा लिए, ठीक है। बट हो सकता है कई बार 3 स्टॉक नीचे हो और 2 स्टॉक ऊपर हो, क्योंकि देखो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ये होता है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन वन कंपनी देन द स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि रिस्क बोला जाता है, वो बढ़ जाता है। बट जब आप 5 कंपनीज में पैसा लगाते हो तो जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है हमें, आप कोशिश करो, आप जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस देखोगे वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा लगाते हैं, जैसे गोल्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और स्टॉक्स में। और हाइब्रिड फंड्स देखे गए हैं कि काफ़ी सेफ होते हैं। हाइब्रिड फंड्स अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं। तो आप हमेशा नोटिस करना, आप अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, आप 5,000 म्यूचुअल फंड में डालिए और 5,000 की इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से देखना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज है हमेशा अच्छी होगी। और मैंने अपने यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ काफ़ी पढ़ी थी कि पैसिव इन्वेस्टमेंट्स एक्टिव इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देती हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती है म्यूचुअल फंड जैसी कंपनीज, बट एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है जैसे आपने किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को बोला कि आप लोग 25 करोड़ लो और आप इस 25 करोड़ को मेरे लिए मैनेज करोगे। देखो, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप हमेशा उस स्टॉक को पढ़ने की कोशिश करो। आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाओ जिस स्टॉक को, जैसे जो रॉ मटेरियल है, एक जैसे टाटा स्टील है, घर बनाते हैं तो टाटा स्टील ही लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है टाटा की हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं वो ही स्टॉक्स परचेज करना पसंद करता हूँ जो कि हम डेली यूज़ पे यूटिलाइज करते हैं। HUL बहुत लेता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने बहुत एक्यूमुलेट करे हैं। इन्फोसिस देखो IT सर्विसेज में आपको पता है कोग्निजेंट को भी पीछे छोड़ दिया, तो इन्फोसिस काफ़ी लेता हूँ। और मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी लेता हूँ, क्योंकि ये सब जो है कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेसेस हैं, जिनकी इनकी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, मतलब जो ये अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, और इनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। तो बैलेंस शीट हेल्दी की होने की वजह से ये होता है कि डेट कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स ज़्यादा होती हैं। हम ये जितनी भी बैलेंस शीट मैट्रिक्स है ना, ये रेशियोज एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। मैं आने वाली क्लासेस में आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि आप जब भी किसी बैलेंस शीट को एक्सेस करते हैं तो रेशियो एनालिसिस कैसे करेंगे। रेशियो एनालिसिस से ये होता है कि कुछ रेशियोज देख के आपको ये पता चल जाए कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहती है जब भी मैं किसी शेयर प्राइस पे इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब शेयर्स में कभी भी इन्वेस्ट करता हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ। देखो, जिन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है ना, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी नहीं कर सकती। शॉर्ट टर्म में ज़रूर उधारी लेके पैसा कमा लेगी, सर्वाइव कर लेगी, बट लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर सकती। और मेरी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज में मैं पैसा लगाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनकी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट हो वो काफ़ी कम रहे। देखो, देखा गया है कि जितनी भी कंपनीज अच्छी कंपनीज होती है ना, वो डेट को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करती हैं, मतलब कम से कम डेट लेती है, और जितना भी डेट लेती हैं वो इस तरीके से लेती हैं कि वो उसका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन मीट कर पाए। देखा गया है कि जब भी डेट ज़्यादा होता है और कंपनीज डेट पेमेंट नहीं कर पाती, तो उस कंपनी से ना इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटने वाला होता है, बहुत भरोसा टूटता है, और उससे प्राइस के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं देखो, जो कंपनीज अपनी इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करती ना,
उस कंपनी में पैसा लगाने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी है रिलायंस जो कि इन्वेंट्री लेती है, उसको प्रोसेस करती है और जल्दी से जल्दी बेचती है। और एक कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं कि कोई और कंपनी है, वो ऑयल लेती है, 25 दिन लगा देती है ऑयल को प्रोसेस करने में, 25 दिन लगा देती है बेचने में, और 25 दिन लगा देती है उसके पैसे रिसीव करने में, क्योंकि आपको पता है ये बिजनेसेस क्रेडिट पे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से जिनकी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज होती हैं, आपको वही स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए। देखो, जब भी हम एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और कभी भी अगर आपकी ये चीज़ें पूरी हो जाती है ना, तो आपको इन स्टॉक्स में पैसे लगाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स हमेशा आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे। क्योंकि इनकी जिस स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ, उनकी डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन होती है। डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन मीन्स कि उनका सिर्फ एक प्रोडक्ट से पैसा नहीं आता, उनका पैसा बहुत सारे प्रोडक्ट से आता है। इससे क्या होता है कि रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। एक कंपनी अगर एक प्रोडक्ट नहीं चला पाई तो दूसरे प्रोडक्ट से पैसा कमा सकती है। इवन की कजारिया सिरेमिक्स, अगर आप देखोगे, जिस स्टॉक्स की मैं बात करता रहता हूँ आपसे, वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कोशिश करने की कोशिश कर रही है। आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज को, पहले वो ऑयल बनाती थी, अब वो टेलीकॉम रिटेल में काफ़ी जा रही है, क्योंकि उनको पता है अगर हम ऑयल में ज़्यादा देर तक रहे तो जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस ऑयल पे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो कभी भी बिजनेसेस, उनको लगता है ना ग्रोथ स्टैग्नेंट हो रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्स करने की कोशिश करते हैं। और मेरा एक और सोच है कि जितने भी हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स होते हैं वो ना बहुत लिक्विड रहते हैं। लिक्विड मतलब आप जब भी उनमें पैसा लगाना चाहो आप पैसा लगा सकते हो और निकाल सकते हो। बट जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं ना, वो बहुत इलिक्विड होते हैं, मतलब इनके बिड आस्क का स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। जब भी स्टॉक का बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा होता है ना, वो लो मार्केट कैप वाले मोस्ट ऑफ द टाइम वही स्टॉक्स होते हैं। बट जो हाई मार्केट कैप वाले स्टॉक्स होते हैं वो बहुत लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी आपको बिड आस्क स्प्रेड से पता चल सकती है। बिड आस्क स्प्रेड होता है जिस रेट पे आप स्टॉक मार्केट से सौदा खरीद सकते हो और जिस रेट पे आप सौदा बेचते हो। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि मार्केट कैप हमेशा स्टॉक्स का ज़्यादा होना चाहिए। इवन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कजारिया सिरेमिक्स, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 45% से ज़्यादा प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, और प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ ज़रूर स्टैग्नेंट है बट प्रॉफिट बहुत अच्छा कंपनी देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे स्टॉक्स खरीदो जो डिविडेंड बहुत पे करें। इन्फोसिस, रिलायंस, ये सारी बहुत अच्छे डिविडेंड पे करती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमेशा ऐसे स्टॉक्स की ले रहता है जहाँ पे जो डिविडेंड पे आउट रेशो वो काफ़ी अच्छी हो। डिविडेंड पे आउट रेशो ना एक तरीके से उसको बॉन्ड की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं स्टॉक्स को। लोग कहते हैं कि यार स्टॉक में तो पैसा लगा रहे हैं बट हमें यार एक तरीके का ब्याज भी मिल जाता है, जिससे क्या होता है उनके खर्चे निकल जाते हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनकी बेटी को 160 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिल जाता है। आप सोचो, उनके पास शेयर्स हैं और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी अच्छी है कंपनी में, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोमोटर्स हैं, बट इतना अच्छा डिविडेंड मिले तो रिटेल इन्वेस्टर क्यों भागेगा? वो कहेगा भाई मैं तो यही स्टॉक लूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है मेरी पैसिव इनकम बन जाती है। और देखो जितने भी स्टॉक्स, देखो IT स्टॉक्स की प्राइसिंग पावर बहुत कंपेटिटिव है, बट कई चीज़ें होती हैं, एशियन पेंट्स बहुत अच्छी प्राइसिंग पावर है, अपने जितना भी माल बेचती है वो अपने रेट के हिसाब से बेचती है, और कंपेटिटिव से हमेशा एक ज़्यादा प्राइस ही होता है। बट लोग क्यों खरीदते हैं उस स्टॉक को? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। मैनेज मतलब इन्वेंट्री को भी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, मार्केटिंग भी अच्छी करते हैं, और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये इसका जो मार्केट कैप है एशियन पेंट्स का वो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, और ये सबसे बड़ी कंपनीज में से आती है इंडिया की, और कोई भी कंपनी इसको मेजर लेवल पे टक्कर नहीं दे पाई। आप किसी भी बंदे के पास जाओगे ना, किसी भी पेंट शॉप पे जाओगे, आपको 10 डब्बे हमेशा एशियन पेंट्स के बाहर दिखेंगे ही दिखेंगे। अब मैं सिर्फ बात करूंगा कजारिया सिरेमिक्स की, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है। आप इस पिक्चर को देखो,
अगर ये नीचे टाइल्स ना लगी हो ना, ये कमरे की लुक ज़ीरो हो जानी है। और जितना भी होम डेवलपमेंट सेक्टर है ना, वो इस टाइम पे बूम है, क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है। जितने आप डीएलएफ, अगर आपको देखना है ना कि रियल एस्टेट कैसे अच्छा कर रहा है, आप डीएलएफ का स्टॉक देख लो। जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो अपने स्टॉक को बहुत अच्छी तरीके से बेच रही हैं। और अब जो करंट डिमांड है कंज्यूमर्स की, वो बहुत फैंसी घर की है। पहले लोगों को होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया ले सकें, बट अब लोगों को होता है कि एरिया ना कम हो, बट हमारा जो घर है वो फैंसी होना चाहिए। और घर को फैंसी बनाने में टाइल्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरे को ये हमेशा से स्टॉक अच्छा लगा है, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, जितना माल बेचती है उस पर मार्जिन बहुत अच्छा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे है कितनी कंपनी माल सेल कर रही है, माल बेचती है, और राइट हैंड साइड पे है मार्जिन। इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 30% का है। कोई भी कंपनी जो कि 30% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देती है वो बहुत स्टेबल मानी जाती है। वो मतलब अपने धंधे में पैसा लगा के अपनी इन्वेंट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। मतलब इस कंपनी को सबसे अच्छी कंपनी माना जाता है सिरेमिक्स में। सिरेमिक्स टाइल्स को बोला जाता है। ये कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे मार्केट कैप को कंपेयर कर रहे हैं सेल्स के साथ। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है सेल्स से कंपेयर करते हैं, तो जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो कम से कम 15,000 करोड़ का है। और ये काफ़ी कम था 2020 में, बट जो 2022 में और 2021-22 में काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ा है कंपनी का। अगर इसको और कंपनीज के साथ कंपेयर किया जाए, जैसे सेरा सैनिटरी, सोमानी सेरेमिक्स, ओरिएंट बेल, ये लिस्टेड कंपनीज हैं, बट किसी भी चीज़ में आप कंपेयर कर लो, डिविडेंड भी सबसे ज़्यादा देती है, मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 70 करोड़ रुपए का, और कोई भी कंपनी इसके टक्कर में नहीं है। मैं हमेशा वो कंपनीज लेता हूँ जो कि परफॉर्म अच्छा कर रही हूँ। मैं स्मॉल सेक्टर की कंपनीज में पैसे लगाने से बहुत डरता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रमोटर्स के पास ना काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करने के चांसेस होते हैं। बट कजारिया सिरेमिक्स में मेजर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे पहले, बट अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी ड्यू डिलिजेंस हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स से हमेशा ज़्यादा रहती है। और अगर आपको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, अच्छे इन्वेस्टर्स स्टॉक में बाय कर रहे हैं, तो वो स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग है, आपको इस स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको भी इस स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए। इस स्टॉक का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेड क्वार्टर प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा आने वाला है, और ये कंपनी हमेशा डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छी रखती है, हमेशा अच्छा डिविडेंड पे करती है। अगर आप किसी भी और सिरेमिक्स की कंपनी से कंपेयर करोगे तो इनका डिविडेंड सबसे ज़्यादा है। बट अगर आप नेगेटिव्स पे जाते हो तो ये स्टॉक बहुत प्राइजी है। प्राइजी मीन्स जब भी स्टॉक प्राइस कंपनी का बुक वैल्यू से 7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, जो कंपनी की असलियत की वैल्यू वो होती है बुक वैल्यू। बट अगर स्टॉक 7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू पे, तो क्या बोलते हैं, वो स्टॉक बहुत प्राइजी माना जाता है। मतलब इस चीज़ की वैल्यू तो 100 रुपये की है, बट आप उसको मार्केट पे खरीदने के लिए 700 रुपये दे रहे हो, मतलब 600 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि ये जो अच्छी कंपनीज होती हैं ये हमेशा अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड करती हैं। एक ये रिस्की फैक्टर है, बट मेरे हिसाब से जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो हमेशा उनका प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ही होता है। और ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स अच्छी है, बट जो सेल्स है ना वो काफ़ी स्टैग्नेंट हो चुकी हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी परेशानी में क्योंकि इन कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो इनका जो सेल्स फिगर होंगी वो हमेशा ग्रो ही करती रहेगी। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि
हमने स्टॉक्स के बारे में बात करी, हमने रिसेशन के बारे में बात करी, हमने काफ़ी चीज़ों के इकनॉमी के बारे में बात करी। तो हमें इनसे ये पता चलता है कि हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो काफ़ी सोच समझ के करनी चाहिए। और हम स्किलॉलिस्टिक में ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमें कैसे पैसे बचाने चाहिए, कहाँ कहाँ पैसे लगाने चाहिए, और किस टाइम पे हमें स्टॉक्स खरीदने चाहिए और किस टाइम पे स्टॉक्स बेचने चाहिए।